हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज करने वाले हैं BPSC 142 ब्लॉक 3 यूनिट 9 दैट इज़ इंडियाज़ पॉलिसी टुवर्ड्स अदर नेबर्स। तो हम इसमें सबसे पहले बांग्लादेश का पढ़ लेते हैं। हम बहुत सारी कंट्रीज़ के बारे में इसमें देखेंगे, ठीक है। तो बांग्लादेश एक स्ट्रेटेजिक और जियो स्ट्रेटेजिक ओवरव्यू अगर आप देखते हो तो ये सराउंड होती है इंडिया से, उस मतलब इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट इस कंट्री को सराउंड करती है, ठीक है। ऑल्सो ये एक कंट्री ऑफ रिवर्स की तरह देखा जाता है, जिसको वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट डेल्टा माना जाता है, चाहे वो गंगास की अगर आप बोलो नॉर्मली, ठीक है, पद्मा की अगर आप बोलो, या ब्रह्मपुत्र बॉर्डर्स का आप बोलो, नॉर्मली वीक है या ज़्यादा पॉस्परस नहीं है, ठीक है। आप बोल सकते हैं एट प्लेसेस बहुत सारे हैवीली पॉपुलेटेड भी है ये, ठीक है। ऑल्सो ज़्यादातर बांग्लादेशी जो है वो हमेशा वेस्ट बंगाल में माइग्रेट करते रहते हैं, ठीक है। इंडिया का जो भी नॉर्थ ईस्ट पार्ट होता है उसके लिए एक सोर्स ऑफ कमेशन आप बोल सकते हो, ठीक है। वो हमेशा लीगली भी माइग्रेट करते हैं, मतलब कुछ लोग लीगली आते हैं, कुछ लोग इलीगली भी आते हैं, ठीक है। जैसे कनाडा में कुछ लोग लीगली जाते हैं, कुछ लोग इलीगली जाते हैं, दैट वे, ठीक है। तो जो डायमेंशन है बायलैटरल रिलेशन का अगर आप देखते हो तो बांग्लादेश हमेशा से एक सेक्युलरिस्ट कंट्री की तरह भी देखा गया है, लेकिन उनकी जो आइडेंटिटी है वो थोड़ी बहुत इस्लामिक आइडेंटिटी से निकली है, क्योंकि वो पाकिस्तान से निकले थे 1972 में, ठीक है। तो ये चीज़ों का असर इंडियाज़ के फॉरेन पॉलिसी या इंडियाज़ की पॉलिसी जो इस कंट्री को लेके होती है वो उस पे अफेक्ट करती है। अब एक स्पेशल नेबर की तरह भी देखा जाता है इनको, क्योंकि ये कनेक्ट करते हैं नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया को, वाइल बांग्लादेश के अगर आप बोलो तो वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया आप बोल सकते हो को कनेक्ट करती है अदर कंट्री के, मतलब रेस्ट ऑफ द कंट्री जो होती है ना उससे। और ये हमेशा से लेकिन एक कंप्लेन रहा है उनका कि हम एक इंडिया लॉक कंट्री, क्योंकि ओब्वियसली 3 साइड से हम मतलब इनको कवर करते हैं, राइट। तो इंडिया लॉक कंट्री की तरह वो देखते हैं, और जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग हैं वो हमेशा से कहते आए कि हम बांग्लादेशी लॉक्ड है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पूरा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पार्ट है जो बांग्लादेशी से कनेक्टेड है। तो उनका कंप्लेन है कि वो इंडिया लॉक है, हमारा कंप्लेन है कि हम बांग्लादेश लॉक है, यही चल रहा है। जन जो ट्रांसिट फैसिलिटी अगर आप देखो दोनों के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट को लेकर, ठीक है। सिक्योरिटी या गवर्नेंस जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का अगर आप बोलो तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। ऑल्सो बांग्लादेश जानती है ये कि जो भी ट्रांसिट फैसिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के डेवलपमेंट के लिए, इसलिए हमेशा से वो बेटर बार्गेन करती आई है इस चीज़ में, ठीक है। हमेशा से बेहतर करती आई है। बट काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि वो कैंसिल कर देती है जो भी ट्रांसिट फैसिलिटी है, ठीक है। इंडिया हमेशा से वल्नरेबल रहा है, ठीक है, ताकि वो प्रेशर दे सके, बांग्लादेश से प्रेशर हो सके, जो भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है ना उसको और ज़्यादा नैरो डाउन करने के लिए, इसका हमेशा से वो आते रहा है, ठीक है। देन अगर आप पोरस बॉर्डर की बात करते हो तो इंडिया लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करती है बांग्लादेश के साथ, जो 25 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है और 5 स्टेट को कवर करती है, ठीक है। ऑल्सो तो जो भी बॉर्डर मैनेजमेंट है ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम की तरह भी देखा जाता है, क्योंकि इसकी कोई अथॉरिटीज़ दोनों के बीच में एक वो है, दोनों के कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। ऑल्सो जो भी पोरस बॉर्डर्स है, ठीक है, उसको हमेशा से फूड आइटम्स स्मगल करने के लिए, मेडिसिन वगैरह या कैटल मशीनरी या जो भी नारकोटिक होती है वो लार्ज स्केल पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो स्मगल होती है, ठीक है। क्योंकि पोरस बॉर्डर है, ज़्यादा वो चीज़ें हैं नहीं फिजिकल ऐसा बाउंड्री कि हाँ बहुत सारी है, तो ये चीज़ें होती रहती है, ठीक है। ऑल्सो एक मैरीटाइम डिस्प्यूट हमेशा से रहा है इंडिया, जो बे ऑफ बंगाल, जिसे हम बे ऑफ बंगाल बोलते हैं ना उसमें, ठीक है। ये डिस्प्यूट हमेशा से रहा है इंडिया का बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। ऑल्सो अगर हम बात करें जो इश्यूज़ वगैरह है, ठीक है, दूसरा इशू है इलीगल माइग्रेशन। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया में लीगली रहते हैं, ठीक है, लेकिन ओवर स्टे करते हैं, मतलब जैसे कि अगर उनका वीज़ा 3 साल का है तो वो 5 साल रहेगा और ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो आते तो वो लीगली है बट रह जाते हैं वो और ज़्यादा ओवर स्टे करते हैं अपने वीज़ा के एक्सपायर होने के बाद भी, ठीक है। ऑल्सो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इलीगली ही घुसते हैं एम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिए या अपने लाइफ कंडीशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। अब ये सबसे ज़्यादा पॉपुलस येट पोरेस्ट कंट्री माना जाता है, कि पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन बहुत ही पोर रीजन में से आती है, ठीक है। दूसरा है वाटर डिस्प्यूट। अब क्योंकि वो 54 ट्रांस बॉर्डर रिवर को शेयर करते हैं, ठीक है, जिसका साइजेस डिफरेंट अलग अलग है, ठीक है।
तो जो डिस्प्यूट है ओवर इंडिया का जो प्लान है कि वो कंस्ट्रक्ट कर सके फराक्का बैरेज आप बोल सकते हो, ठीक है, ताकि उसको ऑपरेशनल बना सके, इसको लेके भी हल्का सा वो आते हैं, ठीक है, डिस्प्यूट वगैरह आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं, या थोड़ा सा इशू आते हैं। ऑल्सो जो कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि ना वो चल रही है पॉइंट, डिस्कशन ऑफ पॉइंट, या फिर जो उसका कंस्ट्रक्शन है, तो जो कंस्ट्रक्शन है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर ये कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं सक्सेसफुली तो वो इंक्रीज़ करेगी फ्लो, जैसे कि जो लीन सीजन होता है जहाँ पे पानी बहुत कम होती है, तो उस टाइम पे कोलकाता में जो वाटर सिचुएशन जो आ जाती है ना कहीं वो चीज़ें सही हो सकती है अगर ये चीज़ें हो जाती है, ठीक है। देन बांग्लादेश को भी पानी सेम पीरियड पे चाहिए होता है, मतलब जिस पीरियड ऑफ टाइम पे कमी होती है ना पानी की, उस टाइम पे भी बांग्लादेश को चाहिए होता है उनके फार्मलैंड्स के लिए। तो ये रीज़न है मेन कि डिस्प्यूट हो रहा है, ये समझ नहीं आ पा रहा है कि किस कैसे बनाना है नहीं बनाना है, उस पर अभी भी सेटलमेंट या बात ही चल रही है, ठीक है। देन इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की बात करें तो वो इम्पोर्ट करती है लार्ज क्वांटिटी, जैसे कि कॉटन यार्न इम्पोर्ट करती है, ठीक है, मैन्युफैक्चर करती है गारमेंट्स वगैरह के, ठीक है, और ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करती है इंडिया से, ठीक है। मतलब बांग्लादेश हमसे क्या क्या लेती रहती, मतलब खरीदती है, ठीक है, कॉटन यार्न, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, गारमेंट्स वगैरह आप बोल सकते हो, जो गारमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं वैसे ही कॉटन यार्न, ठीक है। ऑल्सो इंटरनेट जो बैंडविड्थ होती है वो त्रिपुरा को देती है, ठीक है। ऑल्सो इंडिया पार्टिसिपेट करती है, जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स होते हैं ना बांग्लादेश में, जो भी उसको कंस्ट्रक्शन को लेके उसमें पार्टिसिपेट करती है। अगर आप सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात करते हो दोनों के बीच में, तो एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी कंसर्न मतलब एग्जिस्ट करती है दोनों के बीच में, ठीक है। लेकिन कुछ टेररिज्म या कुछ नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी जो होते हैं ना, जिसको बांग्लादेश वगैरह में जो रहते हैं, जिसको सेफ हेवेंस लगता है, मतलब वहाँ पे भी कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करने लगे हैं, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा इशू की तरह भी देखा जाता है। अब बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप जो है, ठीक है, जो एजेंसीज वगैरह हुए उनको पाकिस्तानी एजेंसीज बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे कि ISI रिपोर्ट किया गया था कि वो एक्टिव है काफ़ी ज़्यादा, जो टेररिस्ट वगैरह भेजती रहती इंडिया के बॉर्डर्स, हर बॉर्डर्स पे, ठीक है, ताकि इंडिया को कैप्चर कर सके। ओब्वियसली पाकिस्तानी और क्या ही कर सकते हैं। देन दूसरा है रिलेशन सिंस 2008, ठीक है। तो PM मोदी जी ने एक स्पेशल अटेंशन दिया था, ठीक है, उनके रिलेशन को। अगर आप 2015 में देखें, सॉरी मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, वहाँ पे वो चीज़ें थी, ठीक है, बट ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, आई टेल यू कि जब 2015 से आप मानो, ठीक है, मतलब आफ्टर 2014, तो PM मोदी ने स्पेशल अटेंशन दिया था इनके रिलेशन को। एंड 2015 में मोदी जी ने रेक्टिफाइड किया था 1974 का जो भी लैंड बाउंड्री ट्रीटी था, उसको रेक्टिफाई कर दिया था पूरी तरीके से, ठीक है। जो इंटरनेशनल अवार्ड कंडक्ट हुई थी, ठीक है, उसके अंदर में उन्होंने अलाउ किया था कि वो रिसोर्सेज जो भी होते हैं बे ऑफ बंगाल का, उसे एक्सप्लोर कर सके बिना किसी कि नेशनल इंटरेस्ट को हिंडर किए हुए। मतलब जो बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, यहाँ के चीज़ों को बांग्लादेशी भी प्रॉपर तरीके से वो चीज़ें अपना पाए, या फिर वहाँ पे चीज़ें एक्सप्लोर कर पा रही है रिसोर्सेस, और इंडिया भी एक्सप्लोर कर पा रही है ईजी तरीके से, ठीक है, बिना किसी की नेशनल इंटरेस्ट को हिंडर किए हुए या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए, ठीक है। ऑल्सो जो भी मैनेजमेंट है रिवर का या वाटर, वो हमेशा से अनरिजॉल्व ही रहा है, हमेशा से दोनों साइड में हाईएस्ट जो पॉलिटिकल लेवल पे डिस्कस होती रही है, हमेशा एक हाई लेवल ऑफ पॉलिटिकल डिस्कशन होती है, बट अभी तक ये अनरिजॉल्व रहा है, कुछ ऐसा आउटकम निकला नहीं है, ठीक है। अगर आप चाइना कार्ड की देखते हो, ठीक है, तो बांग्लादेश हमेशा से एक ग्रीवेंसेस, मतलब आप देख सकते हैं बांग्लादेशी को हमेशा से, मतलब बांग्लादेश को हमेशा से एक ऐसे जगह की तरह देखा जाता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम इंडिया के अगेंस्ट कुछ साजिश कर सकते हैं, ठीक है, या हेजिमोनिक अप्रोच अपना सकते हैं, कोई टैक्टिक वगैरह अपना सकते हैं, जहाँ पे हम ये सारे जो होती है ना, ट्रांसिट फैसिलिटी की बात करो या वाटर शेयरिंग की बात करो, इन सब चीज़ों को लेकर हमेशा प्रॉब्लम अराइज होती है, ये सारी चीज़ों की वजह से, ठीक है। तो बांग्लादेश हमेशा से कभी ना कभी अपनी चाइना कार्ड प्ले करती है, ठीक है, ताकि वो लोन वगैरह या इन्वेस्टमेंट ले सके चाइना से, ठीक है। अब बांग्लादेश एक सिग्नेटरी चाइना के लिए भी है, क्योंकि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो भी बांग्लादेश को भी टच करता है, ठीक है, इसलिए चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश स्ट्रेटेजिकली अगर देखें तो चाइनीज़ के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने विजिट भी किया था बांग्लादेश में, और इसके वजह से उन्होंने 27 एग्रीमेंट साइन किए थे दोनों के बीच में, ठीक है, और बहुत सारी एडवांटेज भी वो लेती आई है हमेशा से, ठीक है। जैसे कि जो भी इंडिया और चाइना का वॉर या ये सब जो सिचुएशन क्लैशेस वगैरह चल रही थी, इसका बहुत फ़ायदा बांग्लादेश ने उठाया था, ठीक है। ऑल्सो ये एक मार्केट है सेवरल मिलियन स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर का, मतलब
बांग्लादेश इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है दोनों इंडिया और चाइना के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मार्केट है और यह स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर है, मिलियन ऑफ लोग हैं जो कंज्यूमर की तरह है, ठीक है। तो दोनों अपना एक मार्केट एस्टेब्लिश करने की सोचते हैं हमेशा, ठीक है। देन चाइना बांग्लादेश का टॉप सोर्स ऑफ आर्म एक्सपोर्ट हो चुका है, मतलब बांग्लादेशी सबसे ज़्यादा आर्म्स एक्सपोर्ट अगर लेती है, ठीक है, तो वो चाइना से ही लेती है, ठीक है। तो ये है दोनों के बीच का, ठीक है। तो ओवरऑल ये था बांग्लादेश का। हम आ जाते हैं म्यांमार को लेके, ठीक है। तो जो फर्टाइल आप बोल सकते हो, ठीक है, जो भी इरावदी रिवर है, रिवर वैली आप बोल सकते हो, वो म्यांमार में है, ठीक है। म्यांमार को एज अ हार्ट ऑफ द नेशन उसका माना जाता है, ठीक है। इरावदी रिवर वैली जो है वहीं पे फ्लो होता है, ठीक है। अगर आप बायलेटरल रिलेशन के डायमेंशन को देखते हो तो आफ्टर जो एनरेशन हुआ था बर्मा का, जो जिसे आप म्यांमार बोलते हैं, ठीक है, 1886 में, तो इंडिया एक तरीके से डोमिनेट कर रही थी सिविल सर्विस को, बिजनेस को, पुलिस को और सिक्योरिटी फोर्सेस को बर्मा में, ठीक है। म्यांमार बोल लेते हैं या बर्मा बोल लेते हैं, जस्ट अंडरस्टैंड, अभी म्यांमार है और पहले बर्मा था, ठीक है। तो बर्मा ने अपना मतलब वो एक प्रोविंस की तरह टर्न कर दी गई थी ब्रिटिश इंडिया के टाइम में, ठीक है, जो अभी तक भी 1937 तक भी थी, ठीक है, मतलब 1937 तक वो थी प्रोविंस की तरह, हाँ, एक प्रोविंस की तरह देखा जाता था, ठीक है। जो वो हमारे मतलब जो ब्रिटिशर्स आए थे, ठीक है, इंडिया में, वो चीज़ें थी उस टाइम पे, उन्हें भी एक प्रोविंस बना दिया गया था, ठीक है। अगर आप स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करते हो तो एक आप बोल सकते हो रीअसेसमेंट हुआ था इनके रिलेशंस के बीच में कि म्यांमार के साथ क्या रिलेशन है 1992 में। तो तब इंडिया ने डिसाइड किया था कि वो एक प्रैग्मेटिक अप्रोच अडॉप्ट करेगी, ठीक है, और तब डील करेगी उनके गवर्नमेंट के साथ। तो इंडिया ने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया मल्टी फैसेट रिलेशन, मतलब बहुत सारे अलग अलग फील्ड में रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना मतलब किया इंडिया ने, ठीक है। इंडिया ने अपने 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है, ठीक है, जो एक साथ है, ठीक है, उनके बॉर्डर्स को पोरस किया लोगों के साथ, ठीक है। एनिमल्स, इंसर्जेंट्स या गुड्स, लीगल या इलीगल वगैरह अक्रॉस द बॉर्डर वो मूव होती रही, ठीक है। थोड़े पोरस हो गए, थोड़ा इजी टू होल्ड हो गया, इजीली मतलब एक्सेसिबल बना दिया गया, ठीक है। वो भी 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ उनका बॉर्डर पोरस किया गया था, ठीक है। देन एक अंडररेटेड नेबर की तरह भी देखा जाता है कि जियो पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, बहुत सारे रीजंस, जैसे कि सबसे पहला तो पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है, और प्रिवेंट करना जो भी इंसर्जेंट्स होते हैं जो हाइड आउट करते हैं म्यांमार में ताकि वो इंडिया पर अटैक ना करते, उस चीज़ के लिए, ठीक है। दूसरा, जो भी पल्सेस वगैरह है, ठीक है, वो ऑफन शॉर्ट सप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो इंडिया हमेशा से पल्सेस वगैरह इंपोर्ट करती है म्यांमार से, ठीक है, एंड अदर कुछ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस भी होती है जो म्यांमार से खरीदती है वो, ठीक है, इंपोर्ट करती है। देन तीसरा है, इंडिया ने बहुत हैवीली इन्वेस्ट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर में, या जो भी एनर्जी प्रोजेक्ट है म्यांमार में उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इंडिया का। एंड देन द लास्ट इज, इंडिया ने एग्री किया है कि वो रशियन बिल्ड जो सबमरीन है, ठीक है, जो रशिया ने बनाई है, वो प्रोवाइड करेगी या सप्लाई करेगी म्यांमार को, ठीक है। तो जो भी आर्मीज़ या नेवीज़ वगैरह है दोनों के, ठीक है, वो हमेशा से जॉइंट एक्सरसाइजेस मतलब कैरी आउट करते हैं, ठीक है। इवन इन जून 2015 इंडिया का जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक लेकिन एक बार होल्ड किया था म्यांमार का अगेंस्ट द नागा रिबल्स वहाँ पे उभर के आ रही थी एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हो, जो इंडिया के खिलाफ वो चीज़ें उभर रही थी वहाँ पे, ठीक है। तो इसको लेके भी ना मतलब दोनों मिल के, ऐसा नहीं है कि मतलब जो म्यांमार है वो खिलाफ में थी, नहीं, वो भी साथ में जॉइंट एक्सरसाइजेस होल्ड की है। इवन जून 2015 में भी इंडिया सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक सर्जिकल स्ट्राइक वहाँ पे किया था, ठीक है। और ये चीज़ें म्यांमार को पता थी, ऐसे नहीं छुप के नहीं करी है, ठीक है, म्यांमार के खिलाफ नहीं करी है, नागा रिबल्स के खिलाफ करी है। देन एशियन फोर्सेस की अगर आप बात करते हो तो म्यांमार एक तरीके से गेटवे की तरह साबित होता है इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, जो इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी था, ठीक है। अब कोई भी ओवरलैंड कनेक्टिविटी आप देखते हो जो इंडिया और एशियन में होती है, उसमें रिक्वायरमेंट है म्यांमार की कि एक मतलब म्यांमार ऑन बोर्ड होना चाहिए। अगर म्यांमार नहीं होता है तो नहीं हो पाएगा लिंक बिटवीन इंडिया एंड एशियन, ठीक है। तो इंडिया एक तरीके से अंडरटेक करता है 77 US मिलियन डॉलर, ठीक है, रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ताकि वो बेसिक इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड कर सके जो भी विलेजेस है म्यांमार में, वियतनाम में, कंबोडिया या लाओस की अगर आप बात करते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज रूहानिया क्राइसिस।
रोहिंग्या क्राइसिस। अब सिंस सितंबर 2017 700,000 रोहिंग्या मुस्लिम जो है, ठीक है, वो एक एथनिक कैटेगरी है जिन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है म्यांमार गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। तो वो म्यांमार आर्म फोर्स में आए, ठीक है, ब्रूटल मिलिट्री ऑपरेशंस हुई थी, ठीक है, जिसमें मेजर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुई थी बांग्लादेश में, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी उस टाइम पे में। देन अगर आप चाइनीज़ फैक्टर की बात करते हो तो जो चाइना का मिलिट्री प्रेजेंस है, ठीक है, रखिन कोस्ट या वेस्ट ऑफ इरावती रिवर अगर आप बात करते हो तो वो हमेशा से इम्पैक्ट करती आई है इंडिया का, ठीक है, जो इंडिया का स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस है बे ऑफ बंगाल में। ओवर टाइम आप देखते हो तो चाइना ने एक बहुत ही लार्ज मिलिट्री या इकोनॉमिक प्रेजेंस म्यांमार के रीजन में जो इंडिया को बॉर्डर करती है वहाँ पे कर चुकी है, ठीक है। पर्टिकुलरली अरुणाचल प्रदेश को जो बॉर्डर करती है ना म्यांमार का जो हिस्सा, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने मतलब चाइना ने बहुत लार्ज मिलिट्री या इकोनॉमिक प्रेजेंस वहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिया, ठीक है। म्यांमार हमेशा से चाइना का हेजीमोनिक डिज़ाइन जो है, ठीक है, उसको एप्रिहेंस करती है और चाहती है कि एक क्लोज रिलेशन मेंटेन कर सके इंडिया के साथ ताकि वो चाइना को बैलेंस कर सके। मतलब हमेशा से म्यांमार को एक डर सा भी रहा है कि चाइना एक हेजीमोनिक पावर ना एस्टेब्लिश कर ले पूरी तरीके से, ठीक है, और उनकी जो हेजीमोनिक डिज़ाइन है या मेंटालिटी है, ठीक है, इसलिए वो चाहते हैं म्यांमार ये चाहता है कि इंडिया के साथ एक क्लोज रिलेशन मेंटेन कर सके ताकि चाइना को बैलेंस कर सके नॉर्मल, ठीक है। ये था म्यांमार। देन हम आ जाते हैं भूटान के ऊपर। तो भूटान एक छोटा सा लैंडलॉक किंगडम की तरह देखा जाता है साउथ एशिया में, ठीक है, और करंटली एक मोनार्की में ही है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ही चल रहा है, उनका डेमोक्रेसी अभी हुआ नहीं है सच, मतलब वो नहीं अपनाते उसको, ठीक है। तो ये बहुत वाइटल है डिफेंस या सिक्योरिटी के लिए, इंडिया के लिए अगर हम देखें तो भूटान में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर हम डिफेंस और सिक्योरिटी लाइन में देखते हैं तो। और हिस्टोरिकली इंडिया एक मेन इकोनॉमी या सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी रहा है भूटान को लेकर, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये एक मॉडल नेबर की तरह देखा जाता है। मतलब इंडिया और भूटान की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है वो साइन हुई थी 8 अगस्त 1949 में, जिसमें हम पीस और नॉन इंटरफेरेंस की बात करते हैं, ठीक है, कि कोई किसी के पर्सनल या फिर जो भी इंडिविजुअल वो होती है उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न में। और जो उनकी जो फ्रेंडशिप है उनको ऑफन एक मॉडल फ्रेंडशिप की तरह या एक एग्जाम्पलरी फ्रेंडशिप की तरह मतलब इस तरीके से दिखाया जाता है कि एक बहुत ही अच्छा फ्रेंडशिप है, ठीक है। और जो इंडिया का डोमिनेशन है वहाँ पे, ठीक है, वो नॉन इंट्रूसिव है। मतलब इंडिया का डोमिनेशन है भूटान में बहुत ज़्यादा, ठीक है, वहाँ पे, बट वो वैसा नहीं है कि हाँ मतलब डोमिनेशन है तो हमने बिल्कुल अपने तरीके से वहाँ पे चीज़ें करने लगे, नहीं है, ठीक है। इंडिया ने बहुत ज़्यादा काम किया है फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली कि वो कैसे भूटान को सपोर्ट कर सके और इन रिटर्न उनको बस सिक्योरिटी और जो डिफेंस कंसर्न है उनका उसी को फुलफिल करती है, ठीक है। बट हमेशा से वो हेल्प करती है ये हर तरीके से फाइनेंशियली इकोनॉमिकली। देन भूटान को हमेशा से एक डर रहा है अबाउट द चाइनीज़, कि चाइनीज़ ने जब तिब्बत पे कैप्चर कर लिया था 1959 में, उसके बाद से हमेशा से भूटान को एक डर रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा से मतलब भूटान इंडिया को ही देखती आई है टुवर्ड्स द सिक्योरिटी कंसर्न। जब भी उनको प्रॉब्लम आती है तो वो इंडिया की तरफ ही आते हैं, ठीक है। और इंडिया ने ऐसा नहीं है कि इंडिया ने ऑफ़र नहीं किया, इंडिया ने हमेशा से एक एक्सटेंसिव प्रोग्राम ऑफ़र किए ताकि वो डेवलपमेंट वगैरह हो सके, ठीक है, या फाइनेंस कर सके सॉलिडली, ठीक है। इंडिया का जो फर्स्ट 10 ईयर्स था उसमें भी उन्होंने फाइनेंस किया था, ठीक है, भले इंडिया का भी बहुत अच्छा टाइम नहीं चल रहा था बट स्टिल उन्होंने फाइनेंस किया था, ठीक है। चाहे वो एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की आप बात करो जो एक मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी माना जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का हम भूटान से मतलब लेते इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, भूटान से इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वही उनका एक मेजर सोर्स है रेवेन्यू का। इंडिया ने 3 मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स भी वहाँ पे क्रिएट की थी भूटान में, ठीक है। और वहाँ के जितनी भी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, जो भूटान के लोगों के रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होते हैं, जितने भी सरप्लस है वो सब लेती है, वो भी अच्छे खासे दामों पे। ऐसा नहीं है कि उनको रिक्वायरमेंट है तो हमने कम प्राइस पे किया, अच्छा खासा फेयर प्राइसेस पे भूटान से परचेज करती है, ठीक है, या इम्पोर्ट करती है। अगर आप नया फेस देखते हो बायलैटरल रिलेशन का तो भूटान हमेशा से वैसी पहली कंट्री रही है जिसको पीएम मोदी जी ने विजिट किया था 2014 में, ठीक है। और फिर से उन्होंने 17 और 18 अगस्त 2019 में भी उन्होंने विजिट किया था और उन्होंने साइन किया था 10 MOU को, ठीक है, जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की रहती है, ठीक है। ऑल्सो जो भी इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, ठीक है, वो मेन फोकस है इस फेज़ में। मतलब पीएम मोदी के आने के बाद का ये जो 2 बार वो उनका विजिट हुआ था एंड देन जो साइन हुए
हुए थे, ठीक है। उनका मेन कंसर्न था इकोनॉमिक कोऑपरेशन को लेके। ऑल्सो मोदी जी ने लॉन्च किया था जो रुपे कार्ड आता है ना, उसको फाइनेंशियल या ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, मतलब आप उसका यूज़ कर सकते हो ट्रांजैक्शन के लिए दोनों कंट्रीज़ में, ठीक है। ऑल्सो अगर आप डोकलाम स्टैंड अप की बात करते हो तो ये जो इंटरनेशनल रिलेशन में जब थोड़ा सा चेंज आया था, तो जो भूटानीज ने कंप्लेन किया था कि इंडिया डोमिनेट कर रही है हमारे ऊपर, ठीक है, और इकोनॉमिक जेनरसिटी दिखाती है ताकि भूटान की जो हाइड्रो पावर या अदर जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको लेके, ठीक है। तो 2017 में इंडिया और चाइनीज़ सोल्जर का मतलब फेस ऑफ हुआ था, मतलब एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे इंडिया और चाइनीज सोल्जर, ठीक है, डोकलाम में, जहाँ पे भूटान और चाइना एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी फेस कर रहा था। देन इंडिया ने कोऑर्डिनेशन को लेकर बात करी बहुत ज़्यादा कि भूटानीज गवर्नमेंट के साथ मतलब ये कोऑर्डिनेशन हो सके कि चाइनीज़ से मांग सके ये चीज़ कि वो डिस्टर्ब ना करे, मतलब जो स्टेट है ना भूटान का, जो यूनिलैटरली बिल्डिंग है, ठीक है, उसको मतलब डिस्टर्ब ना करे, ऐसा क्लेम किया गया था। मतलब भूटान ने ये क्लेम किया गया था कि हमारे लैंड को आप इस डिस्प्यूट के लिए यूज़ मत करो, ठीक है, हमारे लैंड को ऐसा डिस्टर्ब ना करो, वैसे टाइप का। ऑल्सो यहाँ पे बहुत सारे एप्रीहेंशंस थे इंडिया में जिससे ये हुआ इन केस ऑफ भूटान या चाइना बोल सकते हैं, जिसमें एग्री किया था उन्होंने कि वो अपने रिलेशन को इम्प्रूव करेंगे या रिजॉल्व करेंगे डिस्प्यूट का, जो डोकलाम प्लेट्यू को लेके जो डिस्प्यूट चल रही थी उसको, ठीक है। अब इंडिया को यहाँ सबसे ज़्यादा ये फेयर था कि वो फैसिलिटेट करेगी इन चाइनीज़ मिलिट्री गवर्नमेंट को, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बहुत ही पास आ गई थी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा करीब। तो ये एक फेयर हो गया था उस टाइम पे कि चाइनीज़ मिलिट्री मूवमेंट जो है वो ज़्यादा और ज़्यादा क्लोज ना आ जाए और ज़्यादा उसको टेक ओवर ना कर ले, ठीक है। देन अगर आप बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया की बात करते हो, तो जो भी रिलेशंस है इनके बीच में, ये सारी चीज़ों के बीच में, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए, दोनों नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लिए भी और बाकी के सिक्योरिटी के लिए भी, ठीक है। हमेशा से नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का वो नेग्लेक्ट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस एंड डेवलपमेंट अटेंशन को लेके, ज़्यादा नहीं मिली। अगर आप रेस्ट ऑफ द कंट्री जो इंडिया का देखते हो वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक या फिर आप बोल सकते हो ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस की गई है। बट अगर आप सिक्योरिटी के सेंस में देखो तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया अभी भी है कहीं ना कहीं अबाइड, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती है, ठीक है। हमने हमेशा से नेग्लेक्ट किया है, जबकि उसमें बहुत सारे प्रोटेक्शन होने चाहिए बिकॉज अदर कंट्री से बहुत ज़्यादा वो जुड़े हैं, लाइक बांग्लादेश से भी उनका बॉर्डर कनेक्ट होता है, भूटान से भी होता है, म्यांमार से भी होता है, तो इसलिए, ठीक है। तो जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है एक कि बांग्लादेश के साथ जो भी उनका ट्रांसिट फैसिलिटी का अरेंजमेंट है उस चीज़ पे, ठीक है। ऑल्सो वो एक तरीके से रेटिशंस या ये चाहती है कि अपनी एक इकोनॉमिक डोमिनेशन होनी चाहिए उनके ऊपर, ठीक है, स्पेशली म्यांमार के थ्रू जो फैसिलिटेट होती हैं, और इंडिया को रिवाइव करना चाहिए इस चीज़ को लेके, या जो भी ओल्ड रोड नेटवर्क्स जो थे पुरानी, जो मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के साथ जोड़ती है, उसमें ट्रेड एंड डेवलपमेंट की जो काम होती है उसको मतलब उसमें चेंजेस लेके आनी चाहिए, ठीक है, या रिवाइव करना चाहिए वापस से, उसमें जो भी रोड नेटवर्क्स में चेंजेस ला सकती है, ठीक है। देन हम आ जाते हैं नेपाल के ऊपर। तो हिस्टोरिकली नेपाल को एक लैंडलॉक स्टेट्स की तरह देखा जाता है जो एक पावरलेस या डिपेंडेंसी शो करती है हमेशा इंडिया को लेके, ठीक है। अगर आप नेपाल की डेमोक्रेटिक ऑडेसी की बात करते हो इंडिया के साथ, तो बहुत सारे लोड्स मतलब बहुत सारे कोऑपरेशन या इंटरडिपेंडेंस देखने को मिलती है, ठीक है। येट बहुत सारे डिस्ट्रस्ट और डिज़ायर भी है ऑटोनॉमी के लेके दोनों की बायलैटरल रिलेशन में, मतलब इंडिया और नेपाल की, ठीक है। तो नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह है, ठीक है, वो एनेक्ट हुई थी 1948 में, 1951 में, 59, 1919 एंड 2007 में, ठीक है। ये बार बार इसमें चेंजेस आई थी। ऑल्सो जो 1948 का उनका कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें लिमिटेड डेमोक्रेटिक एलिमेंट हमें देखने को मिलती है। जो 1962 था, ठीक है, उसमें उन्होंने रिवर्स किया था अपने गेम को और इंट्रोड्यूस किया था पंचायत सिस्टम का, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन भी मिली थी उस टाइम पे लोकल लेवल पे, ठीक है। अगर आप 1990 के चेंजेस की कहते हो तो उन्होंने पंचायत सिस्टम को एबलिश कर दिया था और जो भी बैन है पॉलिटिकल पार्टीज को लेके वो चीज़ ख़त्म कर दी थी कहीं ना कहीं, और फंडामेंटल राइट्स लेके आए थे, ठीक है। ऑल्सो जो 2007 में चेंजेस हुई थी उस टाइम पे उन्होंने कंस्टिट्यूएंट असेंबली दिया था, ठीक है, मतलब हेल्ड की थी उस टाइम पे, और एक चार्ज लिया था कि जो भी नेपाल के नए मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उस चीज़ को लेके, मतलब जो कि इफेक्ट में आई थी 28 अप्रैल 2010 में, ठीक है।
अगर आप 28 मई 2012 को देखते हो तो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो फेल हो गई थी कहीं ना कहीं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म कर सके। मतलब उनको एक टाइम फ्रेम दिया गया था कि आप इतने टाइम तक ख़त्म कर लोगे, लेकिन 28 मई 2012 में आगे पता चला कि नहीं, वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो पाई, मतलब पूरी तरीके से फिनिश नहीं हो पाई, तो इसलिए उसे डिसॉल्व कर दिया गया। ठीक है, तो नई असेंबली इलेक्ट हुई थी 19 नवंबर 2013 में, जिसका मेन एम था कि कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग 22 जनवरी 2015 में। ठीक है, बट इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिले फेस करनी पड़ी थी। ठीक है, तो जो 2015 का कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर हुआ था नेपाल का एज एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल सॉवरेन सेक्युलर और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ओरिएंटेड चीज़ें थी। ठीक है, तो एक रिपब्लिकन स्टेट की तरह, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन स्टेट की तरह उभर के आई थी। इंडिया ने उस टाइम पे नए कॉन्स्टिट्यूशन को फील किया जो 2015 में, मतलब वो था जिसमें हम काफ़ी लोगों को डिस्क्रिमिनेशन को लेके भी थी। मतलब आप जब उसका डिक्लेरेशन देखते हो ना, जो भी था, तो उस टाइम पे कुछ माधविस जो थी उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, जिनका कॉमन एथनिसिटी था, स्पेशली कुछ इंडिया के लोगों से वो कॉमन एथनिसिटी शेयर करते थे। ठीक है, तो 2015 में जो मधेसिस थी, ठीक है, उन्होंने एक ट्रेड ब्लॉकेड या फिर आप बोल सकते हो उन्होंने ब्लेम किया। ठीक है, और नेपाल ने भी ब्लेम किया था इंडिया को कि वो जो भी ब्लॉकेड है उसे स्पॉन्सर कर रही है। मतलब जब जब माधसिस ने ट्रेड ब्लॉकेड किया था तो उस टाइम पे इंडिया उन्हें सपोर्ट कर रही थी, ऐसा नेपाल ने उन्हें ब्लेम किया था कि इंडिया स्पॉन्सर कर रही है ब्लॉकेड को। ठीक है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा ऑयल एंड एसेंशियल्स वगैरह को बहुत मंथ तक आप देखते हो तो ये शॉर्टेज वगैरह हुई थी काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो उस टाइम पर जब ये शॉर्टेज वगैरह हो रही थी और ये प्रॉब्लम हो रही थी, जब नेपाल को ये लग रहा था कि इंडिया सपोर्ट कर रही है, उस टाइम पर नेपाल ने चाइना से हेल्प ली थी सप्लाई ऑफ fuel को लेके। ठीक है, देन अगर आप ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप की बात करते हो 1950 की, तो ये साइन हुई थी 31 जुलाई 1950 में, और उस टाइम पे उन्होंने एग्री किया था कि ओपन बॉर्डर होगी और फ्री सर्कुलेशन ऑफ करेंसी होगी। ठीक है, हम फ्रीली वो चीज़ें सर्कुलेट करेंगे करेंसी का। ठीक है, दोनों ने एग्री कर लिया था दोनों के सिटीजन्स को नेशनल ट्रीटमेंट देने का, चाहे वो कोई भी मैटर हो, एम्प्लॉयमेंट का मैटर हो, बिजनेस ऑनरशिप या प्रॉपर्टी को लेके। ठीक है, और एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट एक्सचेंज किया था दोनों ने, और दोनों ने उस चीज़ में मतलब साइन किया था कि जो भी फॉरेन एग्रेसर का थ्रेट होता है, ठीक है, कि कोई भी अगर फॉरेन कंट्री से, मतलब अदर देन दिस टू कंट्रीज, अगर कोई एग्रेशन दिखाता है तो मिलके हम एक्शन लेंगे। ठीक है, तो दोनों एक इफेक्टिव काउंटर मेजर्स की तरह उभर के आएंगे। ठीक है, अगर आप इनकी डायमेंशन देखते हो बायलैटरल रिलेशन की, तो इनकी इंपॉर्टेंट बहुत बहुत सारे रीजंस है कि क्यों इनके बायलैटरल रिलेशन इंपॉर्टेंट है। मतलब हिस्टोरिकल है, कल्चरल है, रिलीजियस, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, जोग्राफिकल एंड हाइड्रोजोग्राफिकल भी है। ठीक है, तो अगर आप सिक्योरिटी कंसर्न्स इंडिया का देखते हो तो ओपन बॉर्डर एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न हमेशा से रही है इंडिया के लिए। ठीक है, क्योंकि नेपाल के साथ हमारा बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा ओपन है। तो दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस जो फ्लाइट था जो काठमांडू से दिल्ली जा रहा था, उसे हाईजैक कर ली गई थी खांडार में। ठीक है, और नेपाल एक सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह काम करता है, पॉपुलर पावर जो है पर्टिकुलरली चाइना और पाकिस्तान के लिए। मतलब चाइना और पाकिस्तान हमेशा से एक इंटेलिजेंस एजेंसी वहाँ पे उनकी सेंटर्स वगैरह है नेपाल में। ठीक है, जिसकी वजह से एक थ्रेट हमेशा इंडिया में रहती है, एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड की आप बात करो, ठीक है, या अदर प्रॉब्लम्स की बात करो, जो भी कंज्यूमर गुड्स को एसेस करने में जो प्रॉब्लम आती है, ये सारी। ठीक है, स्पेशली 1989 और 2015 में ये चीज़ें फेस करनी पड़ी थी। ऑल्सो ग्रेटली एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भी अराउज होने लगी थी नेपाल में, और इंडिया ने उस टाइम पे ऑफर किया था कि वो रीनेगोशिएट कर सकती है। नेपाल अगर चाहता है तो वो दोबारा से रीनेगोशिएट करने को तैयार है इंडिया। ठीक है, तो जो भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन थी दोनों के बीच में, इसके वजह से बहुत सारे म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट दोनों के बीच में आई थी। ठीक है, इंडिया ने ऑफर किया था इकोनॉमिक कंसेशन, जिससे मतलब नेपाल ने कंसीडर किया था कि वो कहीं ना कहीं एक इंटरफेरेंस कर रही है नेपाल की सिक्योरिटी कंसर्न में। ठीक है, और 2008 में अगर आप देखते हो तो 3 टायर डिस्कशन हुई थी, जिस पे हमने वाटर रिसोर्सेज की बात करी थी, फ्लड मैनेजमेंट की बात करी थी, और जो भी इनअडिशन है, मतलब जो भी अपडेशन है या हाइड्रो पावर है, वो चीज़ें ऑर्गेनाइज की गई थी। ठीक है, ये 3 टायर डिस्कशन उन्होंने बात करी थी, जहाँ जिस रीजन पे वो कोऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप डिटोरेशन की बात करते हो रिलेशन में, तो एक वॉर्स फेज आया था, और वो था 2015 में, जब माधसिस ने एगिटेशन या ट्रेड ब्लॉकेट किया था नेपाल में। ठीक है, नेपाल को बहुत सारे लाइक आर्थक्वेक वगैरह भी फेस करनी पड़ी थी, जिस टाइम पे इंडिया ने उन्हें इमीडिएट रिलीफ वगैरह भी प्रोवाइड की थी, या पोस्ट अटैक, मतलब जो पोस्ट आर्थक्वेक जो रिकंस्ट्रक्शन पैकेज होता है वो भी दी थी। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी बनी थी ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, देन जो नेपाली लोग थे वो बहुत
प्राउड थे अपनी कंट्री को लेके, ठीक है, मतलब अपनी कंट्री को लेके वो हमेशा से बहुत प्राउड है। मतलब बेशक एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है नेपाल, ठीक है, बट वो हमेशा से अपनी कंट्री को लेके बहुत ही प्राउड फील करते हैं और एक सुपर पावर की तरह माने जाते हैं हिमालयस की, बिकॉज बहुत सारे हिमालय हैं जो वहाँ पे है, ठीक है। तो एक तरीके से वो एक सुपर पावर की तरह भी देखती है खुद को। अगर आप चाइना कार्ड की देखते हो नेपाल में, तो नेपाल एक जोग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी टिबेटियन रीजन के साथ देखती है चाइना का, ठीक है। ऑल्सो ये एक लर्निंग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप देखो ना तो चाइना के साथ बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस चल रहा है आज रिसेंट के टाइम पे अगर आप देखते हो, ठीक है। तो जो भी चाइना के साथ रिलेशन है वो नेपाल को तो भले ही एक ऑटोनॉमी देती है या उनके फॉरेन पॉलिसी को और ज़्यादा बार्गेन, मतलब बेटर बार्गेन करने में हेल्प करती है इंडिया के साथ, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, अब तुम्हारे पास चाइना भी है खरीदने के लिए, तो तुम इंडिया के साथ बेटर बार्गेन कर सकते हो कि हाँ नहीं हमें तो इतना ऑफर मिल रहा है, तो हम वो वाला सिस्टम है, ठीक है। तो अपार्ट के सारे जो कमिटमेंट थी नेपाल और चाइना को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर आप बात करो, जैसे कि उन्होंने 70 किलोमीटर का रेलवे सेल कनेक्ट किया था केरांग और तिब्बत का, ठीक है, मतलब जो काठमांडू के साथ कनेक्ट होती थी, जिसमें नेपालीज का जो डिपेंडेंस था टोटली इंडिया के ऊपर, उसको टोटली एलिमिनेट कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। ऑल्सो नेपाल ये चाहता था कि वो इस प्लान को, जो चाइना कार्ड है, ठीक है, उसको अपनी डिपेंडेंसी जो इंडिया पे है उसको ख़त्म करने के लिए यूज़ कर सके, ठीक है। चाइना ने क्योंकि उनको प्रॉमिस किया था कि वो उनका जो लैंडलॉक है, ठीक है, जो ये ऑलरेडी लैंडलॉक था, वो कंट्री को एक लैंड लिंक कंट्री में ट्रांसफॉर्म करेगी, जिससे नेपाल को एक ग्रेटर आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल एफॉर्मेटिव मिली थी चाइना के थ्रू, ठीक है, कि वो जो ऑलरेडी एक बंधी हुई देश या बोल सकते हो कि अपने ही में सीमित देश हुआ करती थी, वो अब कनेक्टेड फील करेंगे, ठीक है। इस चीज़ों के लिए चाइना ने प्रॉमिस किया था, इसलिए भी कहीं ना कहीं ये क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो रही थी, ठीक है, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी इंडिया से हट के चाइना पे होने लगी थी कहीं ना कहीं। देन अगर आप श्रीलंका की बात करते हो, तो श्रीलंका का मतलब दोनों ऑक्यूपाई करती है एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन, स्पेशली साउथ एशिया में, ठीक है। फर्टल अगर आप म्यूचुअल सिक्योरिटी की बात करते हो तो उसमें भी बहुत सारा है, लाइक इंडिया के जो भी मैरीटाइम इंटरेस्ट है उसका प्रोटेक्शन, ठीक है, एंड उनके कोऑपरेशन के बीच में कि म्यूचुअली सिक्योरिटी के फॉर्म में उस मतलब कोऑपरेट कर सके एक दूसरे को, ठीक है। एथनिक डिवाइड अगर आप बात करते हो या जो इशू है तमिल्स को लेकर, जैसे कि जो रिलेशन है मेजॉरिटी सिंघालीस अगर आप देखते हो या जो माइनॉरिटी तमिल पॉपुलेशन अगर आप देखते हो, तो वो काफ़ी टाइम से एक पीरियडिक वायलेंट इंसिडेंट वगैरह फेस करती आई है सिंस 1948, ठीक है। तो जो तमिल की पॉपुलेशन है श्रीलंका में वो दो ग्रुप में है, एक लार्जर ग्रुप है जो हमेशा से बहुत टाइम से रही है नॉर्दर्न और सेंट्रल श्रीलंका में, ठीक है। दूसरा है एक छोटा सा ग्रुप है जिसको सो कॉल्ड इंडियन तमिल्स बोला जाता है, जो एज अ लेबर वहाँ पे 19th सेंचुरी में गए थे एंड देन वहाँ पे रह गए, ठीक है। तो जब श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली थी तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि जो इंडियन तमिल्स है वो उनके सिटीज़न नहीं है, और इंडिया ने एक्सेप्ट किया था कि ये इंडियन सिटीजन्स है, ठीक है। और वो तभी क्वालिफाई कर सकते हैं, मतलब अगर वो इंडियन प्रोविज़न के अंदर में आते हैं तो वो क्वालिफाई कर सकते हैं, तो वो इंडियन से बाकी नहीं है, मतलब अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो वो इंडियन सिटीजन्स की तरह कंसीडर कर ली जाएंगी, ठीक है। तो बहुत सारे तमिल्स जो श्रीलंका में है उनका मतलब ये मानना था कि इंडिया ना मतलब रेस्क्यू करने आ सकती है या फिर उन्हें फॉल्स होप दे रही है, ठीक है, ताकि वो मतलब जो सेंटिमेंट है, ठीक है, उसे कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन कर सके, ठीक है। जो तमिल नेशन को लेकर थोड़ी ये सब वो आ रही थी कि एक तमिल नेशन अलग से एक सेपरेट तमिल नेशन बनेगी, ठीक है। ऑल्सो सिक्योरिटी कंसर्न्स की अगर आप बात करते हो तो इंडिया हमेशा से ये नहीं चाहती थी कि तमिल स्टेट अलग से बने, एक अलग से एक कंट्री बने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल बन जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी पावर है, ठीक है। तो जो आउटसाइड पावर है चाइना, पाकिस्तान एंड अदर, वो बहुत फ़ायदा उठा सकती है इस चीज़ का, ठीक है। फर्दर नेगेशन जो इंडिया ने अपोज किया था, ये जो टू नेशन थ्योरी था ना उनकी कि अलग से बनेंगे, उसको हमेशा से इंडिया अपोज करती आई है। जो भी सक्सेसिव गवर्नमेंट आप देख सकते हो कोलंबो में, ठीक है, उस टाइम पे वो आई थी, वो कन्वर्ट करना चाह रही थी श्रीलंका एक सिंघाला बुद्धिस्ट नेशन की तरह, ठीक है। अब ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी, या तमिल्स के जो लिविंग कंडीशन थी उसको बहुत ज़्यादा सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह देखा जा रहा था, या उनको फील करा रहे थे कि जो तमिल्स है, जो सो कॉल्ड इंडियन तमिल्स है, वो सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह देखे जा रहे थे, ठीक है। तो इंडिया को हमेशा से ये फेयर था कि जो प्रॉक्सिमिटी है कोलंबो का चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ जो उनका रिलेशन है, ये कहीं ना कहीं और ज़्यादा सिविल वॉर ना कंडक्ट करवा ले या और ज़्यादा प्रॉब्लम ना आ जाए इसके बीच में, ठीक है। इवन इंडिया इस चीज़ से भी कंसर्न था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलिट्री जो एडवाइजर्स थी ना,
वो थी। इवन आप देख सकते हो जो लीजिंग राइट वगैरह थी फॉरेन कंपनीज़ वगैरह की, वो ग्रांट की जा रही थी। बहुत वॉइस ऑफ अमेरिका रेस की जा रही थी, जो रेडियो स्टेशंस वगैरह होते हैं ना, वो अलग अलग जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस कर रहे थे ताकि वो इंडिया को टेक ओवर कर सके। अगर आप इकोनॉमिक टाइज की बात करते हो तो ये पहली कंट्री थी जिन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया के साथ 1998 में, और उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हुई थी इन टर्म्स की, एक्सपोर्ट वगैरह राइस हुई थी इंडिया में, ठीक है, और इंडियन इन्वेस्टमेंट वगैरह बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ने लगी थी, ठीक है। मेजर इंपोर्ट्स की अगर आप बात करते हो तो मोटर व्हीकल, मिनरल फ्यूल्स एंड ऑयल, कॉटन, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या प्लास्टिक आर्टिकल्स, आयरन एंड स्टील, ये सारी चीज़ें हम मतलब इंपोर्ट होती है, ठीक है। ऑल्सो अगर आप मेजर एक्सपोर्ट की बात करते हो उनको, तो वो है प्रोसेस मीट प्रोडक्ट, पोल्ट्री फीड, इंसुलेटेड वायर्स, केबल्स, बोटर कूलर्स, ये सारी चीज़ें उनकी तरफ से आती है, ठीक है, वो एक्सपोर्ट होती है। देन फिशिंग डिस्प्यूट की अगर आप बात करते हो तो हमेशा से श्रीलंका नेवी फायरिंग वगैरह चलती आ रही है इंडियन फिशरमैन के ऊपर, ठीक है, मतलब जो भी इंडियन फिशरमैन है उनके ऊपर हमेशा से फायरिंग करती आई है श्रीलंकन की नेवी, ठीक है। स्पेशली अगर आप पाल्क स्ट्रेट में देखो तो जो भी इंडियन फिशरमैन है एक मैकेनाइज फिशिंग टूल्स यूज़ करती है जो श्रीलंकन फिशरमैन को डिप्राइव करती है कि वो खुद पकड़ नहीं पाती। जैसे कि होता है ना कि जब हम फिशिंग करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे टेक्निक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कैसे, तो जो इंडियन के पास उस टाइम पे ऐसी मतलब वो ऐसी मैकेनिक्स थी, ठीक है, जिसके थ्रू वो जब फिशिंग करती थी तो ओवरऑल काफ़ी सारे वो चीज़ें ले आते थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक है। तो श्रीलंकन फिशरमैन जो थी वो नहीं ले पाते थे, इसलिए उन्होंने एक तरीके से श्रीलंका ने डिमांड किया था कि बैन हो सके जो भी मैकेनाइज बोट का यूज़ होता है, ठीक है, फिशिंग के लिए, उसे बैन कर सके, ठीक है। अब इंडिया एक रेगुलेटेड यूज़ चाहता था, मतलब इंडिया ये चाहता था कि आप बैन मत करो पूरे तरीके से, रेगुलेट कर दो बेशक उसके यूज़ को कि आप इतना यूज़ कर सकते हो, इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बिसाइड श्रीलंका हमेशा से कंप्लेन करती आई है इंडियन फिशरमैन को लेके कि वो उनके पानी में जाके फिशिंग करते हैं, काइंड ऑफ ऐसे, ठीक है। देन अगर आप मालदीव्स की बात करते हो तो जो डायमेंशन है उनके बायलैटरल रिलेशन का, दोनों एक एथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजियस और कमर्शियल लिंक शेयर करते हैं, ठीक है। इंडिया हमेशा से एक एस्पिरेशन या जो मालदीव्स की नीड्स या रिक्वायरमेंट है उसको एक बहुत इंपॉर्टेंस देती आई है, ठीक है, और पहला सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी है मालदीव्स का, मतलब इंडियन नेवी ने हमेशा से रेस्क्यू किया है। इवन जब सुनामी आई थी 2004 में, ठीक है, तब उन्होंने बहुत सारा पानी उन्हें प्रोवाइड किया था, टन्स ऑफ वाटर। कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन में आप देखो तो बहुत ज़्यादा हमेशा से ये चीज़ें रही है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं टेररिज्म जो स्प्रेड होता है या रेडिकलिज्म होता है ये काफ़ी स्प्रेड हो रही थी, तो उसके वजह से भी रिलेशन कहीं ना कहीं ख़राब भी हो रहा था। देन अगर आप इंडिया के सॉफ्ट डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स की देखो तो आफ्टर 2018 का जो इलेक्शन हुआ था, ठीक है, उनके यहाँ पे तो यमेन की जो गवर्नमेंट हुई थी वो अथॉरिटेरियन हो गई थी कहीं ना कहीं, ठीक है, तो इमरजेंसी इम्पोज हो गई थी उस टाइम पे, जो अपोजिशंस वगैरह थी उनको जेल हो रही थी, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वगैरह को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा था, इवन सिविल लिबर्टीज़ भी कहीं ना कहीं ख़त्म की जा रही थी, ठीक है। तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर को कैंसिल करना पड़ा था अपना विजिट, जो माले में वो विजिट करना चाह रहे थे वो कैंसिल हो गई थी, ठीक है, और बहुत सारे पेशेंस दिखाया था उन्होंने कि कैसे वो हैंडल कर सके यमन गवर्नमेंट को, ठीक है। इंडिया ने उस टाइम पे काफ़ी पेशेंस दिखाया था। देन इंडिया ने एक मतलब एक्सटेंड किया था अपनी कैपेसिटी को कि कैसे अदर डेवलपमेंटल जो नीड्स है या कैपेसिटी बिल्डिंग जो है कंट्री की उसे फुलफिल कर सके, ठीक है। देन हम आ जाते हैं अफगानिस्तान के ऊपर, तो अफगानिस्तान भी मतलब बॉर्डर करती है। अफगानिस्तान ऐसी कंट्री है जिसको चाइना, पाकिस्तान, इराक, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ये सारे बॉर्डर करती है, और ये एक माउंटेनियस रीजन है, ठीक है। तो इंडिया का हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल या कॉन्टेम्प्रेरी रिलेशन रहा है अफगानिस्तान के साथ भी, ठीक है। एंड फ्रॉम एंड थ्रू पाकिस्तान ही जो फॉरेन इन्वेडर है वो इंडिया में आती है हमेशा से, ठीक है, मतलब आप अफगानिस्तान एक बहुत ही ईजी टारगेट हो जाते हैं फॉरेन इन्वेडर्स के लिए कि वो इंडिया में घुस सके। देन जब लेन रूट का एब्सेंस था बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वो इंडिया की ट्रेड एंड सप्लाई जो होती है ना एड मटेरियल्स के अफगानिस्तान में, वो चीज़ें पहुँच नहीं पा रही थी, वो इफेक्ट हो रही थी, ठीक है। बहुत सारे इवेंट्स थे अफगानिस्तान में जो इफेक्ट कर रही थी इंडियन की सिक्योरिटी की। ऑल्सो जो कंट्री है उसमें बहुत सारा अनडेवलप्ड मिनरल या हाइड्रो पावर रिसोर्सेज है जो एक पॉइंट है एनर्जी ट्रांसमिट का, तो इंडिया ने बहुत सारे एड वगैरह प्रोवाइड किए उनको ताकि वो रिकंस्ट्रक्शन कर सके अफगानिस्तान को, हॉस्पिटल्स वगैरह बिल्ड कर सके, रोड वगैरह बिल्ड कर सके, पावर स्टेशंस वगैरह बिल्ड कर सके, ठीक है, और बहुत सारी असिस्टेंस प्रोवाइड की थी। ओवरऑल जो उनके ट्रेनिंग जो होती है ना अफगान पुलिस के ट्रेनिंग को लेके, कैपेसिटी बिल्डिंग को लेके, या जो भी मिलिट्री ऑफिशियल्स होती है उनको लेके भी बहुत सारे असिस्टेंस प्रोवाइड की थी उन्होंने, ठीक है, मतलब इंडिया ने प्रोवाइड की थी।
देन जो मतलब इसको अफ़गानिस्तान को एक तरीके से प्लेग माना जाता है। तालिबान जो इंसर्जेंसीज थी, ठीक है, जो ग्रुप थी, टेरर ग्रुप, या जो इंटर एथनिक आइडेंटिटी थी, इवन इंटर ट्राइबल वायलेंस बहुत ज़्यादा हुआ था, करप्शन या जो भी गवर्नमेंट का एब्सेंस होता है ना, ये सारी चीज़ें की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, इंक्लूडिंग एक स्टेबल पुलिस या आर्म फोर्स वगैरह भी उस टाइम पे नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान में भी ये सारे प्रॉब्लम रहे, जिसकी वजह से जो अफ़गानिस्तान और इंडिया का रिलेशन है वो हमेशा टू एंड फ्रो रहा है, कि कभी बहुत सही है, कभी डर का माहौल भी, ये सारी चीज़ें रही है, ठीक है। ओवरऑल इस यूनिट में इतना ही था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कहीं पे कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।